कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। सुबह का समय बाहल ग्रुप, ऋषि और अद्रिमा एक गैलरी में चले हुए थे। अद्रिमा ने पूछा, अभी तक हमारे डिपार्टमेंट के अलावा और किसको पता है इस सब के बारे में? ये बात बाहर नहीं गई है ना? ऋषि ने कहा, वो मैम, मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि ये बात हमारे डिपार्टमेंट से बाहर ना जाए। वैसे भी हमने उस पर पूरी नज़र बनाए हुए थी, तो मुझे नहीं लगता कि उसने किसी से भी इस बारे में बात की होगी। अद्रिमा ने कहा, वो समझदार है, उसे पता है कि उसके हलक से कुछ भी निकला तो उसके साथ क्या हो सकता है। कहते हुए अद्रिमा एक तरफ मुड़ी और उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक लड़की डरी सहमी बैठी हुई थी। वो अपने नाखूनों को दांतों से काट रही थी। अद्रिमा को देखते ही वो चौंक उठी और उठ खड़ी हुई। अद्रिमा और ऋषि अंदर आ गए। ऋषि ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अद्रिमा आराम से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और उसने मुस्कुरा कर कहा, रिलैक्स एंड सिट डाउन, वी जस्ट वांट टॉक टू यू, नथिंग एल्स। लड़की झिझकते हुए बैठ गई। उसने कहा, मुझे यहाँ इस तरह से लाने का क्या मतलब है? मैं मेडिकल लीव पर हूँ, मैंने 15 दिनों की लीव ली थी। अद्रिमा ने कहा, आई नो निवेदिता कि तुम लीव पर हो, और मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे लीव पर क्यों हो। यू आर प्रेग्नेंट राइट? निवेदिता चौंक उठी। उसने अद्रिमा से कहा, आपको कैसे पता? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है, फिर आपको कैसे पता? अद्रिमा के चेहरे पर एक टेढ़ी आ गई। उसने कहा, निपुण सर के साथ इन्वॉल्व हर एक लड़की पर नज़र रखी जाती है। तुम तो पीआर डिपार्टमेंट में काम करती हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए था इस बारे में। इतना कहते हुए अद्रिमा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने कहा, या फिर तुमने ये सोचा कि तुम बच जाओगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा कि तुम्हारे और निपुण सर के साथ क्या चल रहा है, राइट? यही सोचा था ना तुमने? निवेदिता उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने कहा, सो वाट इफ आई एम प्रेग्नेंट? ये मेरा बच्चा है और इसे रखने का पूरा हक है मुझे। अद्रिमा कुर्सी पर पसर गई। उसने कहा, बिल्कुल बिल्कुल है, तुम आखिर माँ हो इसकी, तो तुम्हें पूरा हक है कि तुम बच्चे को रखो या ना रखो, लेकिन तब तक जब तक तुम इस बच्चे को बाहल ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करती हो। निवेदिता ने उसकी तरफ देखा तो अद्रिमा ने अपना हाथ ऋषि की तरफ बढ़ा दिया। ऋषि ने एक फाइल अद्रिमा की तरफ बढ़ा दी। अद्रिमा ने फाइल ली और निवेदिता के सामने फेंक दी। उसने कहा, ये है तुम्हारा प्लान, राइट? तुम मीडिया में जाने वाली थी। ये फ़ोटोज़ और ये सारी रिपोर्ट को लेकर तुमने डीएनए टेस्ट तक करवा लिया। आर यू स्टूपिड? तुम्हें सच में लगा कि तुम हमारी पीठ के पीछे सब करती रहोगी और हम तुम्हें करने देंगे? निवेदिता उस फाइल को देखकर चौंक उठी। उसने कहा, ये आपके पास कैसे? अद्रिमा ने कहा, ब्लैक ओल्फ, ये बुलाते हो ना तुम सब मुझे? जानती हो ओल्फ की खासियत क्या होती है? वो बिल्कुल चुपचाप शिकार करता है। शिकार शोर मचाता है, इधर उधर भागता है, लेकिन ओल्फ उसे भनक भी नहीं लगने देता है। उसे कि वो उस पर नज़र बनाए हुए है। वो पूरी प्लानिंग के साथ चलता है। वो अपने शिकार को ये सोचने देता है कि वो बच गया। वो छुपकर अपने शिकार पर नज़र रखता है और जैसे ही शिकार ढील बरतता है वैसे ही झपट्टा मारकर कहते हुए उसने हाथ ऊपर कर दिया और निवेदिता ने सिर झुकाकर आंखें कसकर बंद कर ली। अद्रिमा मुस्कुरा दी। उसने अपना हाथ नीचे कर दिया और फिर कहा, बस। उसका शिकार भी बिल्कुल ऐसे ही गिव अप कर देता है। निवेदिता ने उसकी तरफ देखा तो अद्रिमा ने कहा, ये तुम्हारे लिए बच्चा नहीं है, ना ही तुम इसे एक बेबी मानती हो। इसे तुम एक मौका मानती हो बाहल ग्रुप में शामिल होने का, निपुण सर की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने का। एंड दिस इज़ योर बिगेस्ट फॉल्ट मिस निवेदिता। निवेदिता ने गुस्से में आकर कहा, आई लव हिम सो मच। अद्रिमा ने शांति से कहा, नो यू डोंट लव हिम, यू लव दिस लग्जरी लाइफ जो निपुण की वजह से तुम्हें मिली। तुम खुद सोचो, मैंने और सहाय सर ने तुम्हें निपुण सर के करीब क्यों आने दिया? हम पहले भी तुम्हें रोक सकते थे, लेकिन जब तुम्हें खुद को रोकना नहीं था तो हमें बीच में पड़ने का कोई शौक़ नहीं था। निपुण सर को जो चाहिए था वो तुमने दिया और जो तुम्हें चाहिए था वो निपुण सर ने। दोनों तरफ से सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर तुम अपनी औकात से बाहर सोचने लगी। जानती हो, जब इंसान अपनी चादर से
ज़्यादा पैर फैलाने की सोचता है तो क्या होता है, अक्सर उसकी चादर फट जाती है। निवेदिता उसे चिढ़कर देख रही थी तो अद्रिमा ने कहा, वो अनिल, वो तो 50 लाख में बिक चुका है। तुम्हारे पास जो कुछ भी था इस रिश्ते को साबित करने के लिए वो सब हमारे पास है। और ये बात तुम भी जानती हो कि अगर मैं चाहती तो तुम और तुम्हारे पेट में पल रहे इस मौके को रातों रात गायब करवा सकती थी, मगर मैंने ऐसे नहीं किया। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस बच्चे को सिर्फ अपने फायदे के लिए रख रही हो, लेकिन मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं हूँ। अगर इसकी माँ ऐसी है तो इसमें बच्चे का क्या कसूर। निवेदिता चीख पड़ी, अत्रिमा। अत्रिमा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, चिल्लाओ मत, मुझे गुस्सा आ जाएगा। और फिर इतना कहकर उसने आंखें खोलकर देखा और कहा, तुम यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाओगी। इतना कहकर उसने एक चेक बुक निकाली और कहा, तुम्हारे अकाउंट में पैसे कल ट्रांसफ़र हो जाएंगे। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटो और किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम्हारी साया भी किसी को ना दिखे। और हाँ, किसी भी मीडिया में अगर ये एक बात गई तो मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर अतिमा मुस्कुरा दी और उठ खड़ी हुई। उसने कहा, बच्चे को रखो या न रखो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुमने इसे फिर से इस्तेमाल करने की सोची तो आई विल मेक श्योर कि इस बच्चे के समेत तुम भी गायब हो जाओ, एंड आई मीन इट। इतना कहकर वो ऋषि की तरफ पलटी और उसने कहा, जब तक ये लड़की इस शहर को छोड़कर चली नहीं जाती है तब तक के लिए इस पर नज़र बनाए रखो। कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश करे तो तुम जानते हो कि क्या करना है। निवेदिता ने अचानक से कहा, तुम भी तो मेरी जैसी हो। अतिमा ने उसकी तरफ देखा तो निवेदिता पलट गई और उसने कहा, तुम भी तो मेरी जैसी हो। तुम यहाँ किस तरह से पहुँची हो सब जानते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो। अतिमा हंस पड़ी। उसने कहा, किसने कहा मैं अच्छी हूँ? किसको इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है मेरे बारे में? आई मीन, अच्छेपन से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और ना ही मुझे अच्छाई पसंद है। अच्छाई करने से सिर्फ दुश्मन बढ़ते हैं और मुश्किलें, जैसे कि तुम्हारी बढ़ रही है, क्योंकि तुम अच्छी होने के साथ साथ निहायत ही बेवकूफ़ लड़की हो। तुम अपने इस खूबसूरत चेहरे को इस्तेमाल करने लगी थी। सीरियसली, अगर दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो ज़्यादा दिन टिकती तुम। निवेदिता ने गुस्से में आकर कहा, यू जस्ट गो टू हेल। अदिमा ने कहा, आई कांट बेबी, बिकॉज आई एम द हेल। इतना कहकर अदिमा बाहर चली गई। निवेदिता वहीं गुस्से में हाँफती हुई खड़ी रही। ऋषि उसकी तरफ देख रहा था। अचानक से निवेदिता को पता नहीं क्या सूझा, वो दंदनाती हुई बाहर की तरफ बढ़ी। ऋषि ने कहा, निवेदिता, निवेदिता नो। उसके कहते कहते निवेदिता बाहर निकल गई। ऋषि ने कहा, सिट, और वो भी निवेदिता के पीछे भागा। अदिमा बाहर हाल में आ पहुंची कि तभी उसने सामने निपुण, धनेश और रिद्धवा आते हुए दिखे। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग एक साथ क्या कर रहे हैं? ये सब साथ में थे क्या? लेकिन क्यों? तभी अचानक पीछे से निवेदिता की आवाज़ गूंज उठी, अत्रिमा। अत्रिमा पीछे पलटी। निपुण, रिद्धवा और धनुष भी उस तरफ देखने लगे। निवेदिता एकदम से आई और उसने अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ में एक वास था। उसने एकदम से वो अतिमा के सिर पर दे मारा। अतिमा ने आंखें बंद करके कर ली। निवेदिता ने चीखते हुए कहा, आई विल किल यू। इतना कहकर उसने दोबारा से वापस उठाया ही था कि ऋषि पीछे से आया। उसने निवेदिता का हाथ पकड़ लिया और वास उसे छीनने लगा। ऋषि ने निवेदिता को पकड़ते हुए कहा, आर यू क्रेजी? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? निपुण और धनुष सुन्न पड़ गए थे। रिद्धवा भी कांप उठी थी। 1 मिनट बाद धनुष तेजी से आगे बढ़ा और उसने तेज आवाज में कहा, क्या चल रहा है यहाँ पर? सबने उसकी तरफ देखा। धनुष ने अदिमा को अपनी तरफ घुमाया तो उसके माथे पे चोट लगी थी और उससे खून भी बह रहा था। सहाय सर भी वहाँ आ पहुँचे थे। साथ में 2 गार्ड्स भी थे। सहाय सर ने गार्ड्स को इशारा किया और वो लोग निवेदिता की तरफ बढ़े। उन लोगों ने चीखती हुई निवेदिता को पकड़ लिया। इसी हाथ में वास लेकर खड़ा था। अदिमा ने आंखें खोली तो उसकी पलकों से खून टपक गया। धनुष उसकी चोट को देख रहा था। उसने गुस्से में आकर निवेदिता की तरफ देखा और फिर कहा, यू। इतना कहकर वो आगे बढ़ा ही था कि अदिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिद्धवा ने उन दोनों के हाथों की तरफ देखा और फिर मुंह फेर लिया। उसकी मुट्ठियां भिज गई थी। अदिमा ने धनुष से कहा, आई विल हैंडल दैट। इतना कहकर उसने धनुष का हाथ छोड़ दिया और निवेदिता की तरफ बढ़ गई। निवेदिता गुस्से में उसे देख रही थी। उसे गार्ड्स ने पकड़ रखा था। अदिमा ने कहा, छोड़ो उसे। गार्ड्स ने उसे छोड़ दिया। निवेदिता ने अदिमा की तरफ देखा ही था कि अदिमा ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन को पूरा खींच दिया। निवेदिता चीख पड़ी।
रितवा ने एकदम से निपुण का हाथ पकड़ लिया। अतिवा ने बिल्कुल शांति से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझ पर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है। मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल में लंबा अंतर भेज सकती हूँ। निवेदिता की आंखें बंद थी और उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। अतिमा ने कहा, डोंट यू डेयर टू प्रिंटेड टू बी ब्रेव अगेन लाइक दिस, क्योंकि मैं हर चीज़ के बदले जान लेने में भरोसा रखती हूँ और तुम्हारे केस में 2 जानें जाएंगी। इतना कहकर उसने निवेदिता को झटका देकर छोड़ दिया। उसने ऋषि को उसे ले जाने का इशारा किया और फिर जाने लगी कि तभी रितवा ने कहा, अद्रिमा। अद्रिमा पलटी तो रितवा उसके पास आई। उसने अद्रिमा की चोट की तरफ देखा तो रितवा ने कहा, तुम्हें चोट लगी है, खून भी काफ़ी बह रहा है, यू नीड टू ट्रीट इट। अद्रिमा ने कहा, आई कैन डू इट बाई माई सेल्फ। रितवा ने कहा, नो यू कांट कम टू धनुष ऑफिस, आई विल ट्रीट यू देयर। इतना कहकर वो अंदर की तरफ चली गई। अद्रिमा ने अपनी आंखों की पुतलियाँ ऊपर की तरफ घुमाया और फिर रिद्धिमान के पीछे चली गई। धनुष ने सिर हिला दिया और फिर दूसरी तरफ देखा ही था कि चौंक उठा। स्मरण और गर्भ खड़े थे। सहाय ने आगे आते हुए कहा, वो सीसीटीवी फुटेज के लिए आए हैं। इतना कहकर वो उनकी तरफ बढ़ गया। धनुष भी उसी तरफ चला गया। निपुण कुछ टाइम तक वहीं खड़ा रहा। अचानक से उसके दिमाग में कुछ खटका तो वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। धनुष के केबिन में अद्रिमा की चोट पर दवाई लगा रही थी। अद्रिमा ने आंखें बंद कर रखी थी और कसकर मुट्ठी बंद कर ली थी। रिद्धिमा ने उसके हाथों की तरफ देखा और फिर कहा, तुम मुझे 4 साल पहले की याद दिला रही हो। अद्रिमा ने उसकी तरफ देखा तो रिद्धिमा ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम मुझे मिली थी इस ऑफिस में, हिल्स की वजह से तुम्हारा पैर छिल गया था और फिर भी तुम अपना काम किए जा रही थी। अद्रिमा ने कहा, एंड इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी आउट, आई डिडंट फॉरगेट। रिद्धिमा ने कहा, आई एम ग्लैड कि तुम नहीं भूली हो अद्रिमा। मुझे लगा कि तुम भी इनके लोगों की तरह बन गई हो, कोल्ड एंड क्रूअल। अद्रिमा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मैं धनुष सर को आपसे नहीं छीनने वाली। रिद्धिमा मुस्कुराती उसने कहा, धनुष को जाना होता तो कब का जा चुका होता। आई नो ही लव्स मी, इसलिए तो कभी भी उसने मुझे छोड़ने की बात नहीं की। हाँ, लेकिन कई बार वो ऐसी बातें कर देता है जो मुझे हर्ट करती है। अद्रिमा ने उसकी तरफ देखा तो रिद्धिमा ने कहा, धनुष के साथ शादी करना मेरा बचपन का सपना था। शायद घर वालों की वजह से, जिन्होंने हमें यही बोलकर बड़ा किया कि हम दोनों की शादी होगी। अब चाह कर भी मैं किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती। अद्रिमा ने कहा, धनुष सर भी यही सोचते हैं, मैं बस उनके लिए एक रिलायबल एम्प्लॉय हूँ, दैट्स इट। रिद्धिमा ने कहा, अद्रिमा, सबको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो अभी तक धनुष के साथ बनी हुई हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि जितना प्यार मैं उससे करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो मुझसे करता है। इसलिए वो कहीं जाए लौट कर उसके मेरे पास ही आना है उसे। इसलिए मुझे किसी से भी डर नहीं है कि कोई धनुष को मुझसे छीन लेगा। अद्रिमा ने उसकी तरफ देखा। रिद्धिमा यूँ तो शांत रहती थी, लेकिन सबसे जानते थे कि एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है। वो बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना जानती है। रिद्धिमा ने आगे कहा, स्मरण को मैंने बताया था तुम्हारी और काल्पी की फाइट के बारे में। काल्पी ने सुसाइड क्यों की, उसने सुसाइड की भी या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि। इतना कहकर उसने अद्रिमा की तरफ देखा फिर कहा, जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। ये बात जो तुम भी जानती होगी कि मैं ढील जरूर बरतती हूँ, लेकिन चीज़ों को हाथों से निकलने नहीं देती, और वैसे भी ढील देने से ही तो पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ती है ना। अतिमा चुप रही। रिद्धिमा ने कहा, जो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। काल्पी की मौत से मुझे सच में बहुत गहरा धक्का पहुँचा है, लेकिन मैं फिर भी ये लड़ाई लड़ने के पीछे नहीं हटने वाली हूँ। और रही बात धनुष की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका नाम किससे जुड़ता है, आखिर वो बहाल ग्रुप का वारिस है। उसके साथ लोग ज़बरदस्ती अपना नाम जोड़ना पसंद करते हैं। अतिमा समझ गई थी कि रिद्धिमा उसे ही सुना रही है, लेकिन वो चुप रही। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और निपुण अंदर आया। दोनों लड़कियों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रिद्धिमा खड़ी हो गई। उसने कहा, निपुण, क्या हुआ, तुम गुस्से में लग रहे हो। निपुण ने रिद्धिमा की तरफ देखा और फिर कहा, रिद्धि, क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हो। रिद्धिमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो निपुण ने कहा, मुझे इससे कुछ बात करनी है, जस्ट गो एंड वेट। रिद्धिमा ने एक पल के लिए अतिमा की तरफ देखा और फिर निपुण से कहा, मैं तुम्हारे केबिन में जा रही हूँ। इतना कहकर रिद्धिमा बाहर चली गई।
निपुण अतिमा के पास आया। उसने कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी निवेदिता के साथ इस तरह का बिहेव करने की? यू टोल्ड हर टू अवॉइड द चाइल्ड। अतिमा मुस्कुरा दी। उसने कहा, रियली डिड आई? वाई कांट आई रिमेंबर दिस? निपुण ने गुस्से में कहा, अतिमा। अतिमा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, निपुण सर, मैंने वही किया जो एक पीआर हेड होने के नाते मुझे करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि क्या मुझे शौक है अपनी टीम से इतनी अच्छी एम्प्लॉय को इस तरह से निकालने का? आपको सोचना चाहिए था ना उसके साथ पहले हुक अप करने से। और वो लड़की, कांट यू सी दैट शी इज़ यूजिंग हर प्रेगनेंसी अगेंस्ट यू? निपुण ने कहा, स्टिल तुम्हें उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं हैंडल कर लेता। अदिमा ने बाजू लपेट ली। उसने कहा, ओ रियली? कैसे? बच्चे की जिम्मेदारी उठाकर? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जाइए और रोक लीजिए निवेदिता को। मैं आप लोगों के बीच नहीं आने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, गो अहेड। निपुण ने उसे घूरा तो अदिमा ने कहा, निपुण सर, आई नो कि आपको बुरा लगता है हमेशा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अपनी अच्छाई सबको दिखाई दे। पीपल डोंट डिजर्व इट। आप सबको सेव नहीं कर सकते। सो प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क। इतना कहकर वो तेज़ी से बाहर चली गई। निपुण कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने अतिमा की बात याद आने लगी, आप सबको सेव कर नहीं सकते। उसे याद आने लगा जब पार्टी में वो लड़की के साथ रूम में जा रहा था कि यही काल्पी ने उसे आवाज़ दी, निपुण। निपुण रुक गया और पलटा। उसने देखा तो काल्पी आकर उसके सामने खड़ी हो गई। निपुण ने लड़की को अंदर जाने का इशारा किया। लड़की अंदर चली गई और निपुण ने काल्पी की तरफ देखा। काल्पी ने कहा, तुम इस लड़की के साथ? निपुण, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? निपुण ने लापरवाही से कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हें जो बात करनी है वो करो। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, ये मेरी मर्जी है। काल्पी ने कहा, निपुण, वो मुझे कहना था कि मैं कहना चाहती थी कि क्या तुम मेरी एक हेल्प। उसके कहते कहते ही निपुण ने कहा, लिसन काल्पी, मैं दोबारा तुम्हारे और तुम्हारे मंगेतर के बीच नहीं पड़ना चाहता। जो भी मैटर है उसे तुम खुद सॉल्व कर लो। डोंट बॉदर मी एवर अगेन। इतना कहकर वो काल्पी के बिना कोई बात सुने तेजी से कमरे के अंदर चला गया। उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। वो उस लड़की के साथ अंदर ही था कि बाहर एक तेज आवाज़ आई। निपुण भी सबके साथ तेजी से बाहर आया और उसने बाहर आकर देखा तो काल्पी की लाश पड़ी थी सामने। निपुण यादों से बाहर आया। उसने खुद को एक जोरदार तमाचा मारा। फिर वो घुटनों के बल दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और वो रोने लगा। उसने रोते हुए खुद से कहा, तुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी, यू इडियट। तू बचा सकता था काल्पी को निपुण। यू कुड सेव हर। तूने क्यों बात नहीं सुनी उसकी? क्यों? कहते हुए उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया और फिर रोने लगा। वहीं स्मरण और गर्व बाहर आए। धनुष ने स्मरण की तरफ देखते हुए कहा, आई होप कि तुम्हें पूरी तसल्ली हो चुकी है। स्मरण ने कहा, फिलहाल के लिए तो हाँ, आगे का पता नहीं। तभी उसके कहते कहते ही रितपा वहाँ पर आ गई। उसने कहा, धनुष, आई एम गोइंग बैक टू हॉस्पिटल। तीनों लड़कों ने उसकी तरफ देखा। धनुष ने कहा, फिर से? अभी तो लौटी हो ना? रितपा ने कहा, इमरजेंसी केस है, जाना पड़ेगा। धनुष ने कहा, ओके, आई विल ड्रॉप यू। रितपा ने कहा, इट्स ओके। स्मरण के रास्ते में ही मेरा हॉस्पिटल पड़ता है, सो ही विल गिव अ राइट। स्मरण ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो रितपा ने उसे आंखों में इशारा कर दिया। धनुष ने स्मरण की तरफ देखा, फिर रितपा की तरफ देखकर उसने कहा, आर यू श्योर? रितपा ने हाँ में सिर हिला दिया। धनुष ने कहा, कॉल मी व्हेन यू रीच। रितपा ने हाँ में सिर हिला दिया। स्मरण, गर्व और रितपा फिर बाहर की तरफ बढ़ गए। जब वो लोग बाहर आए तो स्मरण अपनी गाड़ी के पास आकर रुक गया। गर्व और रितपा भी रुक गए। रितपा ने कहा, क्या हुआ? स्मरण ने कहा, तुम हॉस्पिटल नहीं जा रही हो। फिर कहाँ जा रही हो? रितपा ने कहा, तुम सच में पुलिस वाले हो? खैर, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। स्मरण ने उसकी तरफ चौंक कर देखा तो रितपा ने कहा, यानी कि तुम्हारे पुराने घर जहाँ तुम रहते थे बहुत पहले। मुझे यकीन है काल्पी के कमरे से मुझे कुछ तो मिल ही जाएगा। वो अपने कमरे में अक्सर खुद से जुड़ी चीज़ें रखती थी। मुझे कुछ सीक्रेट हाइड आउट पता है, तो शायद मुझे वहाँ जाना चाहिए। स्मरण ने कहा, तुमने धनुष से झूठ क्यों बोला फिर? रितपा ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मुझे सारा सच जानना है, इसलिए जो भी करना है मुझे खुद से करना है। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। स्मरण ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें जो भी पता चलेगा यू विल टेल मी इमीडिएटली। रितपा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठे और वहाँ से चले गए।
वहीं छत पर अद्रिमा खड़ी थी। वो उसी जगह खड़ी थी जहाँ से काल्पी गिरी थी। वो उस रेलिंग पर हाथ फिराने लगी। पुलिस ने वो जगह आज ही खोली थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, अद्रिमा मैम। अद्रिमा पलट गई। ऋषि हाथ में 2 कॉफ़ी को कप लेकर खड़ा था। वो आया और उसने कॉफ़ी का कप दे दिया। अद्रिमा चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी। ऋषि ने कहा, आज जो कुछ भी हुआ, आई कांट बिलीव कि निवेदिता आप पर अटैक कर सकती है। अद्रिमा ने मुस्कुरा कर कहा, उसका इतना बड़ा प्लान फ्लॉप हो गया। गुस्सा तो उसे आना ही था। बेचारी की पूरी मेहनत बेकार हो गई। ऋषि ने कहा, आप तो फिर भी चुप रहने का ही सोच रही थी। अद्रिमा ने कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बोलकर बातें नहीं गंवाई जाती है। बोलकर बात को गंवा दोगे तो क्या फ़ायदा। बातों को दिलों में रखो और याद रखो, और बोलने से ज़्यादा करके दिखाओ, वो ज़्यादा बेहतर बदला होता है। ऋषि ने कहा, बात आपकी बिल्कुल सही है। आप कितनी अलग हैं सबसे, फिर भी वो आपको अपनी तरह कह रही है। शायद उसने पता नहीं कि आपने कितनी मेहनत की है और अब भी कितनी मेहनत करती हैं। अद्रिमा ने कहा, जानते हो ऋषि, इस दुनिया में बहुत आसान है किसी भी अफवाह पर भरोसा करना। उससे भी आसान है उस अफवाह को बनाना, और उससे भी ज़्यादा आसान है उस अफवाह को फैलाना। बिना सोचे समझे, बिना जाने कितनी ही अफवाहें फैली रहती हैं, कभी किसी के बारे में तो कभी किसी के बारे में। अगर ऐसी हर एक अफवाह पर ध्यान देने लगे तो हम भी इन अफवाहों के निर्माता की तरह अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी ने कहा, अफवाह तो मैंने भी सुनी थी, ये लोग आपको गोल्ड डिगर। कहते हुए वो रुक गया। अद्रिमा ने कहा, गोल्ड डिगर वो लोग होते हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ दिया है इस कंपनी को, बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है। अगर मैं गोल्ड डिगर हूँ तो फिर ये कंपनी क्या है। ऋषि ने कहा, जाने दीजिए ना मैम, निवेदिता जैसी लड़कियाँ आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आप इस कंपनी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। अद्रिमा के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, ऋषि, मुझे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं बनना है, मुझे वन एंड ओनली इम्पॉर्टेंट पर्सन बनना है इस कंपनी में और इस कंपनी की हर एक सक्सेस में। और निवेदिता जैसी लड़कियां वह ऐसे एम के आसपास भी नहीं भटक सकती हैं जिन्हें सिर्फ अपने खूबसूरत चेहरे को चमकाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। इतना कहकर वो पलट गई और उसने दूसरी तरफ देखा जहाँ बहाल ग्रुप का लोगो लगा हुआ था। उसने कहा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात तुम्हें बताती हूँ ऋषि, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है। अगर किसी की ज़िंदगी में जगह बनाओ तो अपने किरदार से बनाओ, क्योंकि खूबसूरती से बनाई जगह अक्सर कोई और ले जाता है, लेकिन किरदार से बनाई हुई जगह वो कोई और नहीं ले सकता। इतना कहकर उसने ऋषि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ड्रीम हाई, थिंक हाई, एम हाई एंड देन शूट। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी और तेज़ी से इमारत के अंदर चली गई। ऋषि वहीं खड़ा रहा, फिर वो कांपा और उसने कहा, वाई सी इज सो कोल्ड। इतना कहकर दोबारा से दरवाजे की तरफ देखने लगा। शाम का समय, बहाल ग्रुप। धनुष के केबिन में निपुण और धनुष दोनों बैठे हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो अद्रिमा अंदर आई। अद्रिमा ने दोनों की तरफ देखा और एक फाइल टेबल पर रखते हुए उसने कहा, आप लोगों को मैं इतनी सारी बुरी खबरों के बीच 2 अच्छी खबरें देने आई हूँ। दोनों ने उसकी तरफ देखा तो अद्रिमा ने कहा, बहाल ग्रुप के सबसे पहले होटल को होटल ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है। वी गॉट द नोटिफिकेशन। उनके लोगों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दी है। दोनों लड़के चौंक उठे। धनुष ने एकदम से कहा, डीएल कंपनी ने जो होटल बनाया था वो रेस में आगे था ना। अद्रिमा मुस्कुरा दी। धनुष ने कहा, दैट्स वाई आई रियली लाइक यू अद्रिमा, यू आर द बेस्ट। निपुण ने शांत स्वर में कहा, दूसरी न्यूज़ क्या है। अद्रिमा ने कहा, निकिता ऑक्शन वाले प्रोजेक्ट की हेड आर्किटेक्ट है हमारी तरफ से और उसके डिज़ाइन को अमेज्ड अवार्ड मिला है इस बार के बेस्ट डिज़ाइन के लिए। इस वजह से हम ऑक्शन की रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे स्पॉन्सर करीब 70% आगे बढ़ गए हैं। दोनों न्यूज़ के बाद निपुण ने एकदम से अपना आईपैड निकाला और फिर उसमें देखकर कहा, सीरियसली निकिता तो छा गई बॉस। धनुष ने एकदम से कहा, अद्रिमा, वरुण को फ़ोन करो, उसे कहो कि सारा इवेंट तैयार करे, तुम मीडिया में स्टेटमेंट दे दो और 2 दिन बाद हम उसी होटल में एक पार्टी दे रहे हैं। पूरी ऑक्शन से जुड़े लोगों को बुलाओ और हाँ, डीएल को मत भूलना। अद्रिमा ने कहा, उसकी चिंता आप मत करिए, सहाय सर इस सब का इंतजाम कर चुके हैं और पार्टी 3 दिन बाद शेड्यूल हुई है। निपुण ने कहा, इतना लेट क्यों। अद्रिमा ने कहा, चेयरमैन सर का फैसला है। वैसे सारे इंतजाम मैं खुद देख रही हूँ, सो यू डोंट हैव टू
वरी, मैं बस आपको न्यूज़ देने आई थी, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। धनुष ने निपुण की तरफ देखा, फिर कहा, फाइनली कुछ तो सही हुआ। निकिता काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। लिसन, आई नो कि सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है, मगर हम मिल तो सकते ही हैं पूरी गैंग से। निपुण ने कहा, मैं वरुण और निकिता को फ़ोन करता हूँ, तू रिद्धिमा को फ़ोन कर। धनुष ने सिर हिला दिया और फिर फ़ोन उठा लिया अपना। वहीं अदिमा बाहर गैलरी में चली हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसने उठाया और कहा, हेलो। सामने से आवाज़ आई, मिस अदिमा। अदिमा ने कहा, यस, हु इज़ दिस। सामने से आवाज़ आई, मैं डीएल ग्रुप के प्रेसिडेंट संकेत राणा का पर्सनल असिस्टेंट राजीव दत्त बोल रहा हूँ। अदिमा चौंक उठी। उसने कहा, कहिए। राजीव ने कहा, मिस्टर संकेत राणा आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप आज रात फ्री हैं उनसे मिलने के लिए? अदिमा ने हैरानी से कहा, जी। रात का समय, पुलिस स्टेशन, स्मरण का केबिन। स्मरण अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने अदिमा की प्रोफाइल पड़ी हुई थी। उसमें अदिमा की सारी डिटेल थी। स्मरण सोचने लगा, 6 साल पहले उसने पीआर असिस्टेंट के तौर पर कंपनी ज्वाइन की। सहाय इसका मेंटोर था। उसके ठीक 2 साल बाद इसे प्रमोट कर दिया गया और अब ये पीआर हेड है। लड़की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है और इंटर्नशिप भी इसी कंपनी में की है। पेरेंट्स की डेथ काफ़ी पहले हुई है और स्कॉलरशिप भी उसे बहाल ग्रुप के ट्रस्ट से मिली, यानी कि बहाल ग्रुप ने इसे शुरू से ही सपोर्ट किया है। नो वंडर कि ये बहाल ग्रुप और धनुष के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इतना कहकर उसने एक और पेपर उठाया और सोचा, काल्पी ने अदिमा को बहुत बार फ़ोन किया था। कई बार अदिमा ने उठाया नहीं, और उठाया भी तो 2 या 3 मिनट बाद बात की। आखिर इसकी क्या वजह है? और ये लास्ट मंथ में ही हुआ है। लास्ट मंथ यानी कि धनुष के बर्थडे वाले दिन। लेकिन आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? वो सोच ही रहा था कि अचानक से स्मरण का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने देखा तो रिद्धिमा उसे फ़ोन कर रही थी। स्मरण ने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ रिद्धिमा, कहो, कुछ मिला? रिद्धिमा ने कहा, नहीं, फ़िलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं मिला है। मैंने काल्पी का पूरा कमरा छान मारा, मगर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें देखकर कुछ शक हो या फिर कुछ पता चल सके। स्मरण ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, माँ कैसी है? रिद्धिमा ने कहा, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो घर क्यों नहीं आ जाते? आस्था आंटी तुम्हें बहुत मिस करती हैं। स्मरण ने कहा, सोचूंगा उनसे मिलने से भी। फिलहाल के लिए तुम घर जा रही हो क्या? रिद्धिमा ने कहा, नहीं, तुमने शायद न्यूज़ सुनी होगी, निकिता को कल अवार्ड मिल रहा है। उसकी डिज़ाइन जो उसने प्रेजेंट किए थे अमेज्ड अवार्ड में, वो जीत गए हैं डिज़ाइन आप एयर। सो इसलिए हम सब मिल रहे हैं, वहीं पर जा रही हूँ। स्मरण चुप हो गया। रिद्धिमा ने कहा, काल्पी के जाने का दुख हम सबको है स्मरण। हम किसी सेलिब्रेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ मिल रहे हैं। कुछ तो राहत मिले इन सब से। स्मरण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ रिद्धिमा, तुम सब मुझसे ज़्यादा काल्पी के करीब थे, इसलिए मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रहा। बस अगर कुछ भी पता चला तो टेल मी। रिद्धिमा ने कहा, डोंट वरी, अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा आई विल टेल यू। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। स्मरण ने फ़ोन रखा और फिर से अदिमा की फाइल उठा ली। उसने कहा, सब कुछ ठीक है, इसके साथ फिर मुझे क्यों नेगेटिव वाइब्स आ रही है? दिस गर्ल इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स। ये हर चीज़ के लिए तैयारी रहती है। इस तरह से अगर मैं सामने से बात करूँगा तो ये कुछ भी नहीं बताएगी और ना मुझे कोई मौका देगी। आई हैव टू हैंडल इट क्वाइटली। इतना कहकर उसने अपने टेबल पर रखी घंटी बजा दी। 1 मिनट बाद ही गर्भ अंदर आ गया। स्मरण ने कहा, गर्भ, पता लगाओ कि 1 महीने पहले धनुष बहाल का बर्थडे कौन से होटल में मनाया गया था और कौन कौन शामिल हुआ था। ये भी पता लगाने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली होटल में क्या हुआ था। गर्भ ने उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन सर, ये बात तो हम रिद्धिमा मैम से भी पूछ सकते हैं ना? स्मरण ने उसे घूरा तो वो सकपका गया। स्मरण ने कहा, मैं इस केस पर खुद काम करना चाहता हूँ। कई बातें हैं तो मुझे धनुष के बारे में कंफर्म करनी है। आई डोंट वांट टू आस्क रिद्धिमा अबाउट दिस। एक बार खुद कुछ कंफर्म कर लूँ, उसके बाद रिद्धिमा से बात करूँगा। तुम बस पता लगाओ कि कौन सा होटल था और वो वहाँ क्या हुआ था। गर्भ ने सिर हिला दिया, फिर कहा, कल तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। स्मरण ने भी सिर हिला दिया और गर्भ को जाने का इशारा किया। गर्भ ने सैल्यूट किया और फिर बाहर चला गया। स्मरण फिर से अदिमा की प्रोफाइल की तरफ देखने लगा। एनआर आर्किटेक्चर फर्म। निकिता वहाँ अपने ऑफिस में थी और फ़ोन पर लगी हुई थी। उसने कहा, हाँ रिद्धि, मैं पहुँच जाऊँगी यार, मेरा कंप्यूटर ऑफिस का
इसे पता नहीं क्या हो गया है। मैं कब से इसे ठीक करवाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है। कुछ कोट्स आ रहे हैं बार बार स्किन पर। यस यस, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगी। यू डोंट हैव टू वरी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निकिता ने उस तरफ देखा तो उसकी असिस्टेंट खड़ी थी। उसके पीछे एक लड़का खड़ा था जिसने एजेंसी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और कैप पहन रखी थी। साथ में उसने मास्क भी लगा रखा था जो कि उसकी ठुड्डी पर था। निकिता ने कहा, पायल, ये एजेंसी की तरफ से आया है। पायल ने अंदर आते हुए कहा, यस मैम। उन्होंने कहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आज ही ख़त्म हो जाएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी। निकिता ने लड़के की तरफ देखा और फिर कहा, तुमने मास्क क्यों लगा रखा है? लड़के ने हल्का सा खांस दिया और फिर अपने गले की तरफ इशारा किया। निकिता ने कहा, ओके ठीक है पायल, इसे बता दो कि क्या दिक्कत आ रही है एंड हाँ, खुद खड़े होकर मॉनिटर करना, मैं निकल रही हूँ। इतना कहकर उसने लड़के की तरफ देखा और कहा, इस कंप्यूटर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सो मेक श्योर कि एक भी फाइल डिलीट ना हो। लड़के ने कैप नीचे की और हाँ में सिर हिला दिया। निकिता ने एक नज़र उस पर डाली और फिर सिर हिलाते हुए अपना पर्स वगैरह उठाकर चली गई। उसका लैपटॉप वहीं पड़ा था। लड़का हट गया और निकिता बाहर चली गई। पायल ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं अचानक अब क्या हुआ है। वाईफाई सिग्नल बहुत वीक आ रहा है और कंप्यूटर पर कुछ अजीब से कोड्स आ रहे हैं। पहले जो हमने अपने आईटी डिपार्टमेंट से इसे ठीक करवाना चाहा, मगर फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, तो हमने एजेंसी से कांटेक्ट किया। लड़के ने कंप्यूटर की तरफ देखा, फिर चेयर पर बैठ गया। उसने कंप्यूटर ऑन किया और फिर अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर फिराने लगा। अचानक से पायल ने कहा, कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? लड़के ने अपने फ़ोन में कुछ टाइप किया और पायल को दिखा दिया। उसमें लिखा था वायरस। पायल ने मुंह में ही ओ कहा और फिर उसने मन ही मन में सोचा, इतना भी क्या ज़्यादा गला खराब है इसका जो बोल ही नहीं पा रहा है। लड़के ने दोबारा कुछ टाइप किया और पायल को दिखाया। उसने लिखा था, क्या मुझे गर्म पानी मिल सकता है? पायल ने एकदम से कहा, श्योर, और तेज़ी से दूसरी तरफ लगे फिल्टर के पास चले गए। लड़के ने एक पल के लिए पायल की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो पीछे कुर्सी पर पसर गया और उसने अपना बैग खोला। उसमें से उसने एक फ़ोन निकाला और उसे कंप्यूटर के साथ लगा दिया। फिर उसने और चीज़ें निकाली। अंत में एक रूबिक क्यूब निकाल कर उसे हाथ में घुमाने लगा। उसके दूसरे हाथ की उंगलियां अभी भी कीबोर्ड पर घूम रही थी। एक होटल, रात के 7 बजे। वहाँ उस होटल के एक वीआईपी केबिन में अदिमा कुछ काम कर रही थी। वो वेटर से कहकर कुछ सामान रखवा रही थी। तभी निपुण और धनुष अंदर आए। निपुण ने कहा, इट्स जस्ट अ कैजुअल डिनर, फिर इतनी ज़्यादा तैयारी की क्या ज़रूरत है? धनुष ने कहा, यस अदिमा, जिस तरह का माहौल है उसने तो मन भी नहीं किसी का इतनी सारी तैयारी का। हम सिर्फ निकिता के लिए मिल रहे हैं। अदिमा ने कहा, जितनी तैयारियां आपकी पहले वाली गैदरिंग के लिए होती थी, ये उससे आधी भी नहीं है सर। बस बात यह है कि आप सबकी पसंद बहुत अलग अलग है, इसलिए मैंने ये सब तैयार करवाया है। आपके लिए यहाँ स्टाफ मौजूद रहेगा। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। धनुष ने हैरानी से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? अदिमा ने कहा, मुझे किसी मीटिंग में जाना है, इसलिए मुझे निकलना होगा। मैंने सारी तैयारियां कर दी है। ऋषि भी यहाँ पर है। आप लोगों को कुछ भी चाहिए होगा, आप ऋषि से बात कर सकते हैं। निपुण ने गौर से अदिमा की तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, अदिमा कभी भी हमारी गैदरिंग को छोड़कर नहीं जाती थी, कभी भी अपनी कार लेकर नहीं आई, लेकिन आजकल वो अपनी कार लेकर भी आई है और हमें ऋषि के हवाले छोड़ भी रही है। इतना भरोसा, और वो भी हम दोनों पर। कुछ ज़्यादा ही अजीब बात नहीं है? अदिमा ने कहा, मैं चलती हूँ, आप लोग डिनर एंजॉय करें। इतना कहकर उसने बैग उठाया और अपना ब्लेजर उठाया और फिर वो तेज़ी से बाहर की तरफ निकल गई। जबकि वो बाहर जा रही थी तो वेटर और सेफ वगैरह अंदर आ रहे थे। उन सब ने सफ़ेद रंग के मास्क लगा रखे थे। सबसे अंत में जो लड़का था उसने अदिमा को देखकर अपना मास्क उतार दिया। वो वही लड़का था जो अदिमा के साथ उसके घर में था। उसने एक पल के लिए अदिमा की तरफ देखा और अदिमा ने उसकी तरफ। फिर अदिमा ने नज़रें फेर ली और फिर से निकल गई। लड़के ने भी अपना मास्क पहन लिया और फिर वो अंदर चला गया बाकी सबके साथ। निपुण अंदर किसी सोच में डूबा हुआ था। धनुष ने कहा, तू किस सोच में डूबा हुआ है? क्या हुआ? जब तक बाकी नहीं आते हम तो बैठे हैं। निपुण ने कहा, तू बैठ, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। इससे पहले कि धनुष कुछ कहता, निपुण बाहर निकल गया। निपुण ने बाहर अदिमा को अपनी कार में बैठते हुए देखा और फिर सिगरेट सुलगा ली।
उसने फिर किसी को फ़ोन किया। फ़ोन जैसे ही उठाया गया, निपुण ने कहा, कहाँ पर हो तुम, किस पर नज़र रखनी है, और मुझे उसके इंसान की पल पल की इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, नाम उसका अद्रिमा शर्मा है और वो PR हेड है बहाल ग्रुप में। मैं उसका एड्रेस भेज रहा हूँ, कल से काम शुरू कर दो। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर सिगरेट को उसने नीचे फेंक कर पैरों से कुचला और अंदर चला गया। रात के 8:30 बजे एक होटल। अद्रिमा जब होटल के अंदर आई तो सारा होटल खाली था। सिर्फ रिसेप्शन पर एक लड़की थी और कुछ वेट्रेस वहाँ पर मौजूद थी। सामने की टेबल पर एक तरफ कुर्सी पर सामने संकेत बैठा हुआ था और उसके पीछे राजीव खड़ा था। संकेत ने अद्रिमा को देखते ही हाथ हिला दिया। फिर उसने अद्रिमा को नीचे से ऊपर तक देखा। अद्रिमा अंदर आई। उसने काले रंग की एक ऊंचे गले वाली टी-शर्ट के ऊपर बैगनी रंग का ब्लेजर और उसी के रंग की पैंट पहनी हुई थी। वो आई और आकर संकेत के सामने बैठ गई। उसने इधर उधर देखा, फिर कहा, आपने पूरा होटल बुक करवा लिया? संकेत ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मेरी प्राइवेट मीटिंग को डिस्टर्ब करे, और जब वो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ हो। अद्रिमा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? संकेत ने कहा, अरे आप तो सीधा मुद्दे पर आ गई। पहले ये बताइए कि आप डिनर में क्या लेंगी, और साथ में वाइन लेंगी या फिर शैम्पेन? अद्रिमा उसकी तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। संकेत ने पलट कर वेटर को बुलाना चाहा कि तभी अद्रिमा ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर संकेत, मैं डिनर नहीं करती। संकेत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर कहा, रियली, वाओ, तभी आप इतनी फिट हैं। अद्रिमा ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसकी तरफ देखा तो संकेत ने कहा, तारीफ थी, कुछ गलत मत समझिएगा। अद्रिमा ने कहा, अगर आपने मुझे यहाँ मेरी तारीफ करने के लिए बुलाया है तो फिर आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। संकेत ने सिर हिला दिया और फिर कहा, ओके, आई एम सॉरी। वेल, ये तो बता दीजिए कि ड्रिंक में क्या लेंगी आप? अद्रिमा ने दोबारा कहा, मैं ड्रिंक भी नहीं करती। संकेत ने कहा, वाह, यू आर रियली अ गुड गर्ल। अद्रिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, दुनिया में इससे भी बड़ी बुराइयां होती हैं इंसानों में, मुझे उन बुराइयों का नशा है। ये छोटे मोटे नशे बहुत बोरिंग है मेरे लिए। संकेत ने एक पल के लिए आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा, फिर उसने कहा, वेल, आई लाइक योर एटीट्यूड मिस अद्रिमा, इसलिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। अद्रिमा ने उसकी तरफ देखा तो संकेत ने कहा, वर्क फॉर मी। अद्रिमा ने कहा, बहाल ग्रुप को छोड़कर? संकेत ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, काम आप बहाल ग्रुप में ही करेंगे, लेकिन मेरे लिए। अद्रिमा मुस्कुरा दी। उसने कहा, मिस्टर संकेत राणा, आपको नहीं लगता कि आप गलत इंसान से कांटेक्ट कर बैठे हैं? संकेत ने उसकी तरफ देखा तो अद्रिमा ने कहा, मैं बहाल ग्रुप में 6 सालों से हूँ। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि बहाल ग्रुप की लंबी रेस का खिलाड़ी है, और दूसरी बात, मेरी लॉयल्टी बिकाऊ नहीं है। मैं बहाल ग्रुप के लिए ही काम करूँगी, और मेरा काम आप जैसे लोगों को बहाल ग्रुप से हटाना है, ना कि आपके साथ हाथ मिलाना। संकेत के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अद्रिमा ने कहा, मैं बस आपको यही बताने आई थी, बहाल ग्रुप को मैं बहुत साल दे चुकी हूँ। अब बहाल ग्रुप में मेरी इम्पोर्टेंस बनी है तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहाल ग्रुप को छोड़ सकती हूँ। संकेत ने कहा, मेरी कंपनी में भी आप काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। अद्रिमा ने कहा, मैं बहाल ग्रुप का पिलर मानी जाती हूँ मिस्टर संकेत राणा। पिलर का काम होता है बिल्डिंग को मजबूती से थामे रखना, ना कि उसे गिराना। मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन बेईमानी, उससे मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है। इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई। उसने कहा, मैं चलती हूँ, और मैं यही मानकर चलूँगी कि हम कभी ऐसे मिले ही नहीं। आपसे ऑक्शन में मुलाकात होगी। इतना कहकर उसने हल्के से सिर झुका दिया और फिर बाहर चली गई। संकेत ने गहरी सांस ली, फिर वो भी उठ खड़ा हुआ। उसने अपने ब्लेजर के बटन खोल दिए और कहा, राजीव, आई थिंक हमने गलत इंसान चुन लिया। पहली बार मुझे किसी इंसान से गलत वाइब्स आई। शी इज़ रियली स्ट्रेंज, अ कोल्ड एंड अ लॉयल गर्ल। यू नीड दिस टाइप ऑफ गर्ल इन योर लाइफ। इतना कहकर उसने खाने की तरफ देखा और कहा, किसी अनाथ आश्रम या ज़रूरतमंद को दे दो, खाना वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं। वेटर ने सिर हिला दिया। संकेत ने उसे टिप दी और फिर वो और राजीव बाहर चले गए। संकेत और राजीव बाहर आए कि अचानक से संकेत का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो एक रिस्ट्रिक्टेड आईडी से फ़ोन था। संकेत ने उठाया और कहा, हेलो। सामने से कुछ कहा गया। संकेत सुनता रहा और फिर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। सामने से फिर कुछ कहा गया तो संकेत ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, अभी इस टाइम पर? सामने से फिर कुछ कहा गया और संकेत ने कहा, लोकेशन भेज दो, मैं पहुंच रहा हूं। इतना कहकर संकेत ने फ़ोन काट दिया। इसी के साथ उसके फ़ोन पर एक लोकेशन आ गई।
संकेत ने राजीव को वो लोकेशन दिखाई और कहा, यहाँ चलो। राजीव ने सिर हिला दिया और फिर वो गाड़ी में बैठ गए। संकेत और वो गाड़ी में बैठे और फिर राजीव ने गाड़ी मोड़कर दूसरी तरफ बढ़ा दी। रात के 11 बजे एक पहाड़ी, वो पहाड़ी शहर से बाहर थी। वहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। वहाँ एक दीवार बनी हुई थी जिस पर एक लड़का बैठा हुआ था। उसके हाथ में वही रूबिक क्यूब घूम रहा था। उसने अभी भी कैप पहन रखी थी लेकिन मास्क निकाल दिया था। वो बियर पी रहा था। तभी उसके पीछे एक गाड़ी आकर रुकी और हेडलाइट में उसकी पूरी पीठ चमक उठी, मगर लड़के ने पीछे पलटकर नहीं देखा। संकेत और राजीव बाहर निकले। संकेत ने राजीव को रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ गया। वो जाकर उस लड़के की बगल में खड़ा हो गया। लड़के ने ना उसकी तरफ देखा ना कुछ कहा। संकेत ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं पहुंच गए? लड़के ने कुछ नहीं कहा और बगल में रखी एक फाइल उठाकर संकेत को दे दी। संकेत ने वो फाइल खोली और कुछ देर के लिए पढ़ी, फिर वो मुस्कुरा दिया। उसने कहा, यू आर अमेजिंग, रियली अमेजिंग। लड़के ने सिर हिला दिया, फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसने हल्के से सिर झुका दिया और वहाँ से जाने लगा। संकेत ने हैरानी से कहा, यह लड़का कभी कुछ बोलता भी है क्या? इतना कहकर उसने जोर से कहा, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें अपनी गाड़ी में। लड़के ने बिना पलटे हाथ हवा में हिला दिया और फिर जैकेट की जेबों में हाथ डालकर आगे बढ़ गया। उसने राजीव की तरफ सिर झुकाया और वहाँ से चला गया। संकेत ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। उसने कहा, फाइनली फाइनली आई एम गेटिंग एवरीथिंग बैक। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया। सुबह का समय, अमेज्ड अवार्ड सेरेमनी। आज का दिन थोड़ा राहत भरा था। निकिता को अवार्ड मिलना था। निकिता तो खुशी थी, साथ ही बाकी के दोस्त भी खुश थे। काल्पी की मौत और अमित के कांड के बाद अब जाकर कुछ अच्छा हुआ था। अद्रिमा वहाँ मीडिया के पत्रकारों के साथ कुछ बात कर रही थी। रितवा निकिता के साथ खड़ी थी। धनुष और निपुण दूसरी तरफ बाकी के लोगों से बात कर रहे थे। निकिता ने अद्रिमा की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी कहो, लड़की बहुत टैलेंटेड है ये। आई मीन इतने कम टाइम में इसने मीडिया में बात फैला दी और इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइज करवा दी। आप समझ में आया कि उस पर सब इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं कंपनी को लेकर। इतना कहकर उसने रितवा की तरफ देखा तो रितवा मुस्कुरा दी। निकिता ने एकदम से कहा, आई एम रियली सॉरी रिद्धि, मैं तेरा मजाक नहीं बना रही, मैं तो बस आई एम सॉरी यार। रितवा ने कहा, इट्स ओके। इतना क्या सोच रही है? अतिमा की तारीफ से मुझे क्यों बुरा लगेगा? वैसे भी मैं अलग हूँ और वो अलग है। मैं उसकी तरह कंपनी की इमेज को नहीं संभाल सकती, लेकिन मेरी तरह वो सर्जरी नहीं कर सकती। वी आर डिफरेंट, और जब फील्ड डिफरेंट है तो कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है। निकिता ने कहा, लेकिन वो और धनुष, आई मीन रिद्धिमा ने कहा, धनुष मेरा मंगेतर है और उसका सिर्फ बॉस। दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है, और अगर अद्रिमा इस अंतर को रिस्पेक्ट करेगी तो मैं भी उसके टैलेंट को रिस्पेक्ट करूँगी। इतने में निपुण और धनुष भी वहाँ आ गए। निकिता ने कहा, वरुण कहाँ पर है यार? मम्मी पापा की फ़्लाइट भी लेट हो गई। निपुण ने कहा, वरुण का कल रात का हैंगओवर नहीं उतरा है और अंकल आंटी शाम तक आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तीनों। निकिता मुस्कुरा दी। निपुण ने एक नज़र अतिमा पर डाली जो अपने काम में जुटी हुई थी। तभी धनुष ने पीछे देखते हुए कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सबने पीछे पलट कर देखा तो संकेत, राणा और राजीव आ रहे थे। निकिता ने कहा, उनके आर्किटेक्ट की डिज़ाइन सेकंड आए हैं जो शायद उसे सपोर्ट करने आया हो। संकेत ने रितवा की तरफ देखा फिर मुस्कुरा दिया। धनुष ने रितवा की तरफ देखा और कहा, ये ऐसे क्यों ग्रीट कर रहा है तुम्हें? रितवा ने कहा, यह हॉस्पिटल आया था, चोट लगी थी इसके हाथ में, शायद इसलिए मैंने इलाज किया था ना इसका। अद्रिमा पलटी और उसकी नज़रें संकेत से मिली। संकेत के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। अद्रिमा की आंखें छोटी हुई और उसने घूर कर संकेत की तरफ देखा। संकेत आगे की तरफ देखने लगा। तभी घोषणा हुई और सबको अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा गया। अद्रिमा जाकर पत्रकारों वाली तरफ खड़ी हो गई, जबकि रितबा वगैरह जाकर पहली लाइन में बैठ गए। संकेत उनसे सामने वाली लाइन में बैठा हुआ था। अमेस्ट के होस्ट ने सेरेमनी शुरू कर दी। उसने पहले कुछ बातें की और फिर मुख्य अतिथि के बारे में बताया, और फिर कुछ देर बाद वो लोग पुरस्कार की घोषणा करने लगे। निकिता ने रितबा का हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही उसका नाम लिया गया, रितबा ने उसे गले से लगा लिया। निपुण और धनुष के साथ बाकी सब भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। निकिता मंच पर चली गई। उसने सबसे पहले बुके दिया गया। मुख्य अतिथि ने वहाँ फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने लगे। तभी एक लड़का आया। उसने होस्ट को एक चिट दी। होस्ट ने वो चिट पढ़ी और वो चौंक उठा। संकेत के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। होस्ट तुरंत मुख्य अतिथि के पास पहुंचा। उसने मुख्य अतिथि के कान में कुछ कहा। वो भी चौंक उठे।
निकिता उलझन में सब कुछ देखने लगी। होस्ट माइक के पास पहुंचा। उसने कहा, हम माफ़ी चाहते हैं, मगर हमें किन्हीं वजहों से ये पहला पुरस्कार रद्द करना पड़ रहा है। बाकी के पुरस्कार वैसे ही बने रहेंगे। सबके सब चौंक उठे। धनुष ने एकदम से अतिमा की तरफ देखा। अतिमा तेजी से दूसरी तरफ गई और उसने वहाँ के स्टाफ कुछ बातें करना शुरू की। निकिता सुन्न खड़ी हो चुकी थी। लोग खुसुर खुसुर करने लगे। रितबा तेजी से गई और निकिता को पकड़कर नीचे ले आई। तभी अतिमा उनके पास आई। निपुण ने कहा, क्या कहा उन्होंने लोगों ने? क्या हो रहा है यहाँ पर? अतिमा ने कहा, एक्चुअली उनके कहते कहते ही पीछे से आवाज़ आई, मिस निकिता। सबके सब पलटे। वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने आईडी लटका रखे थे। अतिमा ने सिर हिला दिया। वो आगे आए और उन्होंने कार्ड दिखाते हुए कहा, हम लोग अमेज एसोसिएशन की तरफ से इंस्पेक्शन कमेटी हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। वो लोग चौंक उठे। धनुष ने कहा, ऑफिसर, व्हाट्स द इशू? क्या चल रहा है यहाँ पर? उस आदमी ने कहा, मिस निकिता ने जो डिज़ाइन प्रेजेंट किए थे वो जर्मनी के एक आर्किटेक्चर फर्म के डिज़ाइन है, जिनको मिस निकिता ने एक इलीगल साइट से ख़रीदा है और साथ ही उसे फ्रॉज करके यहाँ प्रेजेंट कर दिया है। सबके सिर पर मानो बिजली गिरी हो। निकिता ने एकदम से कहा कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। उस ऑफिसर ने एक फाइल आगे बढ़ाई और कहा, इसी मेल आईडी से आपने वो डिज़ाइन खरीदे थे ना? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज सुबह ही ये रिपोर्ट हुआ है। जर्मनी की उस फर्म ने भी कंफर्म किया है। और रही बात उस साइट की, तो उस इंसान ने साइट को हटा दिया है, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि आपने वो डिज़ाइन फ्रॉड किए हैं। निकिता ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो सिर्फ ड्राफ्ट थे। सबने निकिता की तरफ हैरानी से देखा। निकिता ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अतिमा एकदम से आगे आई। उसने कहा, ऑफिसर, क्या हम इस मैटर को क्वाइटली हैंडल कर सकते हैं? उसका इतना कहना ही था कि अचानक वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के फ़ोन वाइब्रेट होने लगे। अतिमा ने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो किसी ने अमेज्ड की ऑफिशियल साइट पर ये सारी बातें पोस्ट पे डाल दी थी। पत्रकारों की भीड़ सीधा उन लोगों की तरफ टूट पड़ी। धनुष और निपुण इसी धक्का मुक्की में बगल में धकेल दिए गए और निकिता को ऑफिसर्स ने अपने साथ चलने के लिए कहा। इसी बीच कुछ पत्रकार रितबा की तरफ लपक गए। उन्होंने सवालों की बौछार कर दी। मिस रितबा, आप मिस निकिता की बेस्ट फ्रेंड मानी जाती हैं, क्या आपको इस बारे में कुछ पता था? क्या आप जानती थी कि मिस निकिता के डिज़ाइन प्रोजेक्ट किए गए थे? रितबा अपना चेहरा छुपा रही थी। अतिमा उसकी तरफ रिपोर्टर को शांत करवा रही थी। निपुण और धनुष दूसरी तरफ उलझे पड़े थे। तभी अचानक किसी ने अपना कोट रितबा के चेहरे के ऊपर उड़ा दिया और उसे अपने पीछे कर लिया। रितबा को संकेत राणा की आवाज़ सुनाई दी। संकेत ने रिपोर्टर से कहा, देखिए, डॉक्टर रितबा एक डॉक्टर हैं, ना कोई बिजनेस वूमेन। प्लीज़ आप इस तरह के सवाल उनसे ना पूछें। इससे पहले कि कोई रिपोर्टर कुछ कहता, अतिमा तेज़ी से आई। उसने रितबा को कोट समेत पकड़ लिया। उसने रिपोर्टर से कहा, आपको कल तक बहाल ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट मिल जाएगी, फिलहाल के लिए एक्सक्यूज़ मी। उसके इतना कहते ही बहाल ग्रुप के गार्ड्स वहाँ पर आ गए। धनुष और निपुण को वो लोग दूसरी तरफ ले आए, जबकि अतिमा रितबा को दूसरी तरफ ले गई। अतिमा ने रितबा से अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर खुद भी बैठ गई। रितबा ने कोट हटा दिया और फिर अतिमा की तरफ देखा। अतिमा ने उसे पानी की बोतल दी और कहा, आप ठीक है? रितबा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर पानी की बोतल ले ली। रितबा ने कहा, क्या था ये? क्या हुआ अचानक से? निकिता पर इतना बड़ा इल्ज़ाम? अतिमा ने कहा, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, निकिता की मेल आईडी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। उसने सच में वो डिज़ाइन खरीदे थे और उन्हें फ्रॉज किया था। सबसे बड़ी बात कि उस साइट का नामो निशान मिटा दिया गया है। वी कांट डू एनीथिंग। रितबा ने एकदम से कहा, हो क्या रहा है ये? पहले काल्पी, फिर अमित और अब निकिता। अतिमा ने सामने देखते हुए कहा, क्या आपको भी यही लग रहा है जो मैं सोच रही हूँ? रितबा ने उसकी तरफ देखा तो अतिमा ने उसकी तरफ देखकर कहा, पहले काल्पी मैम, फिर अमित सर और अब निकिता मैम, एक एक करके आपके ग्रुप के मेंबर को कोई एक्सपोज कर रहा है। रितबा सोच में डूब गई। अतिमा ने कहा, ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, बट एज अ PR मैंने जितना भी काम किया है, मुझे यही लग रहा है कि कोई जानबूझकर आप लोगों को टारगेट कर रहा है और वो कोई अंदर का ही इंसान है। नहीं तो अमित के होटल का ड्रग्स रैकेट और नाउ निकिता मैम की ईमेल इंफॉर्मेशन, और कर भी कोई ऐसे रहा है कि बचने की कोई उम्मीद तक नहीं छोड़ रहा है। रितबा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, एक मिनट अतिमा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ कोई हमें टारगेट करने के लिए कर रहा है? अगर ऐसा है तो फिर तो
फिर तो धनुष और निपुण भी तो टारगेट है ना। अद्रिमा सोच में डूब गई। उसने 1 मिनट के बाद कहा, फिलहाल के लिए तो मैं इस मैटर को संभालती हूँ। धनुष सर और निपुण सर की चिंता आप मत करिए, मैं संभाल लूँगी। इतना कहकर उसने सीट बेल्ट लगाई और कहा, आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, मैं आपको आपकी मम्मा की कंपनी में छोड़ रही हूँ। रिद्धिमा ने कहा, वहाँ क्यों? अद्रिमा ने कहा, क्योंकि वहाँ आप सेफ हैं। आपके घर और हॉस्पिटल पर अभी तक रिपोर्टर जमा हो चुके होंगे, तो अभी वहीं एक सेफ जगह है। इतना कहकर अद्रिमा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहीं संकेत और राजीव दूसरी तरफ खड़े थे। संकेत ने गाड़ी को जाते हुए देखा और मुस्कुरा कर कहा, जितना एक्सपेक्ट किया था, ड्रामा उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हुआ। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ गई। शाम का समय पहल ग्रुप टीवी प्रसारण यही खबर आ रही थी। निकिता के कारनामे के बाद उसके माता पिता को भी कमेटी ने पूछताछ के लिए बुला लिया था। जर्मन फर्म ने सीधा केस करने का ऐलान कर दिया था। मुकेश बहाल, सहाय, निपुण, धनुष और अद्रिमा सब एक केबिन में जमा थे। मुकेश बहाल ने टीवी बंद कर दिया। वो कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने सिर पीछे टिका लिया। फिर उन्होंने कहा, सहाय, निकिता को हमारी आर्किटेक्ट टीम से बाहर निकलाने की अनाउंसमेंट कर दो, और साथ ही ये भी कि उसने जो भी कुछ भी किया उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। धनुष ने एकदम से कहा, पापा, अभी इंट्रोगेशन का रिजल्ट नहीं आया है और निकिता इनो। उसके कहते कहते ही मुकेश बहाल ने तेज आवाज़ में कहा, शट अप यू इडियट, तुम्हारे इन बेफालतू के दोस्तों की वजह से सब कुछ हो रहा है यहाँ। पहले वो काल्पी इतने इम्पोर्टेंट दिन पर छत से कूद गई, और फिर वो अमित, और अभी निकिता। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस कंपनी के लिए? और तुम दोनों काफ़ी नहीं थे क्या जो अपने दोस्तों को भी ले आए? निपुण और धनुष ने सिर झुका लिया। मुकेश बहाल ने अद्रिमा की तरफ देखा, फिर कहा, इस मैटर को तुम हैंडल करोगी? एक भी स्पॉन्सर कंपनी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूरी टीम को काम पर लगा दो, कल तक ये मैटर ख़त्म कर दो। अद्रिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। मुकेश बहाल ने कहा, वो होटल वाला इवेंट, उसे भी तुम ही देख रही हो ना? अद्रिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। मुकेश बहाल ने कहा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? अद्रिमा ने कहा, जी सर, आप निश्चिंत रहिए। इतना कहकर उसने धनुष और निपुण की तरफ देखा, फिर बाहर चली गई। निपुण उसे जाते हुए देखता रहा। उसी समय रिद्धिमा का घर। स्मरण की गाड़ी आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकला। गार्ड्स वहाँ बाहर ही खड़े थे। उन्होंने पहले कंफर्म किया और फिर स्मरण को अंदर जाने दिया। रिद्धिमा गार्डन में ही थी। स्मरण उसके पास जा पहुँचा। रिद्धिमा ने कहा, कुछ पता चला क्या हुआ निकिता के साथ? स्मरण ने कहा, वो लोग उसका लाइसेंस कैंसिल करने वाले हैं और साथ ही जर्मन कंपनी ने केस करने की बात की है। रिद्धिमा ने कहा, हम किसी तरह से उसे बचा नहीं सकते। स्मरण ने कहा, कोई चारा नहीं है रिद्धिमा, वो लोग तो निकिता के पुराने प्रोजेक्ट को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। किसी ने पक्के सबूतों के साथ अटैक किया है। रिद्धिमा ने सोचती कहा, तो अद्रिमा सही कह रही थी। स्मरण चौंक उठा। उसने कहा, क्या कह रही थी वो? रिद्धिमा ने कहा, काल्पी का छत से गिरकर मरना, अमित का होटल सीज होना, और अब निकिता। तुम्हें नहीं लगता कि कोई हमारे ग्रुप को टारगेट कर रहा है? स्मरण चौंक उठा। उसने कहा, तो ये अद्रिमा ने तुमसे कहा? रिद्धिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, अब मुझे भी कहीं ना कहीं वो सही लग रही है। वो सही कह रही है, कोई है जो हम लोगों को टारगेट कर रहा है। स्मरण ने कहा, अगर ऐसा है तो जो कोई भी ये कर रहा है उसका अगला टारगेट तुम चारों में से कोई एक है। रिद्धिमा ने कहा, वो जो कोई भी है उसे मैं ढूंढ कर निकालूंगी। उसे पता नहीं है कि रिद्धिमा क्या कर सकती है। उसने मेरे दोस्तों से उलझने की जरूरत की है। स्मरण ने कहा, रिद्धिमा, मेरी मानो तो इस केस से दूर रहो। रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, किसी ने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया, मेरे 2 दोस्तों को बर्बाद कर दिया, और तुम कह रहे हो कि मैं दूर रहूं? स्मरण, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि ऐसे इंसान से बचकर बैठ जाऊँ जो छुप कर पीठ पर वार कर रहा हो। दोस्ती जब की जाती है तो उसे निभाना भी पड़ता है। स्मरण ने कहा, समझने की कोशिश करो रिद्धिमा, इस केस से दूर रहो। माना कि वो तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन कोई तो है जो तुम सब दोस्तों को टारगेट कर रहा है। तुम भी निशाने पर हो। रिद्धिमा ने कहा, मैं पीछे नहीं हट सकती स्मरण। मैं जान कर रहूँगी कि आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड को किसने मारा और कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, चाहे जो हो जाए। आई कांट लीव माई फ्रेंड्स एलोन। स्मरण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ओके फाइन, लेकिन प्लीज़ अपना ख्याल रखना, और जो कुछ भी हो जाए तुम मुझे सब कुछ बताओगे, सब कुछ, ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं किसी भी कीमत पर। रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। स्मरण मुस्कुरा दिया, मगर उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये अद्रिमा है किसकी तरफ,
और क्या कर रही है, वो अच्छी है या बुरी, रोल क्या है आखिर उसका इन सब में। क्या मैंने सच में गलत लड़की पर शक कर लिया? सोचते हुए उसने सर हिला दिया। वहीं रात के समय अतिमा ड्राइव कर रही थी और उसने ब्लूटूथ कानों के साथ लगा रखा था। वो कहती जा रही थी, ऋषि मेक श्योर कि ये सब बैक फायर ना करे, धनुष सर और निपुण सर, पर साथ ही रिद्वा मैम पर भी कोई निशाना ना बना सके। रिद्वा मैम भी हमारी जिम्मेदारी है, सो जस्ट मेक श्योर कि वो तीनों इस सब से बाहर निकल जाए। मैं कल जल्दी पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और गाड़ी स्पीड बढ़ा दी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके ठीक पीछे गर्भ ने गाड़ी लगा रखी थी। अतिमा थोड़ी देर बाद एक बड़े से गेट के पास रुक गई। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर गाड़ी से निकलकर अंदर चली गई। गर्भ ने भी गाड़ी रोक दी थी। वो अतिमा की तरफ देखता रहा और जैसे ही अतिमा अंदर गई वो बाहर निकल आया। उसने गेट की तरफ देखा और वो बुरी तरह से चौंक उठा। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।